आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बोइंग 787 अमेरिकी कंपनी बोइंग का विमान जिसने आज 241 लोगों की जान ले ली, जबकि इसमें सवार ही सिर्फ 242 यात्री थे। उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट में ही बोइंग 787 जिसे ड्रीम लाइनर कहते हैं वो डेथ लाइनर बन गया। कोई समझ पाता उससे पहले सांसें थम गई, कोई बता पाता अपने परिजनों को उससे पहले धड़कन ही रुक गई, कोई चिल्ला पाता उससे पहले रूह निकल गई और कोई अपनों को पहचान पाता उससे पहले जिस्म जल चुके थे। जिसने भी तस्वीरों को देखा वो देखते ही रोने लगा और जिसने घटना को सुना वो सन्न रह गया। लेकिन सवाल यह कि क्या यह हादसा है, क्या यह लापरवाही है, क्या यह साजिश है, और क्या बोइंग 787 जिसको भारत की लगभग हर एयरलाइन इस वक्त उड़ा रही है, क्या वो सेफ है? इस विमान को बनाने वाले इंजीनियर ने क्यों कहा था कि यह विमान विनाशकारी है? इससे पहले यह विमान कब कब हादसों का शिकार हो चुका है और क्यों इसको एक दौर में बैन कर दिया गया था? आज हम आपको इस बोइंग 787 के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे क्या सच में यह ड्रीम लाइनर है या फिर डेथ लाइनर है, और क्या लोगों की जिंदगी से जानबूझकर खेला गया है। सबसे पहले उस एहसास को महसूस कीजिए जिसमें हर एक सेकंड की कीमत कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि जिस बोइंग 787 डेथ लाइनर, आज हम इसको ड्रीम लाइनर नहीं कहेंगे, डेथ लाइनर है, उसमें एक एक सेकंड कैसे जिंदगियों पर भारी पड़ी इसको जरा समझिए। क्योंकि जो घटना घटी वो महज 2 मिनट में, यानी सिर्फ 120 सेकंड के अंदर 241 लोगों की जान चली गई, सिर्फ 120 सेकंड में, यानी हर सेकंड में 2 लोगों की जान। आप सोचिए एक एक सेकंड की कीमत उन यात्रियों के लिए क्या रही होगी और कैसे वो 2 मिनट जिंदगी के लिए जूझ रहे होंगे। हालांकि उनमें से ज्यादातर को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ये 2 मिनट भी हम इस डेथ लाइनर के टेक ऑफ करने के बाद हादसे के बीच का वक्त है, जबकि जो हादसा हुआ वो सिर्फ 12 सेकंड में, 12 सेकंड में एक ब्लास्ट, और उस ब्लास्ट के साथ सब कुछ तबाह। अहमदाबाद के अंदर यह प्लेन क्रैश हुआ और टेक ऑफ होने के महज 2 मिनट में, और जो पूरी घटना घटी वो सिर्फ 12 सेकंड के अंदर। जरा इस विमान के बारे में समझिए कि कैसे घटना घटी। उससे पहले इसकी बेसिक जानकारी आपको देते हैं। यह विमान जिसका नाम है AI-171 बोइंग 787 का यह विमान है। इसमें यात्री थे 242। इसने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया और इसमें 241 लोगों की जान चली गई, 241 लोगों की। लेकिन जो 241 लोगों की जान गई उसमें यात्री भारत के कितने और दूसरे देशों के कितने थे, क्योंकि इस घटना के बाद बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा। इसमें पुर्तगाल के 7 यात्री थे, भारतीय 169 यात्री थे, जबकि अगर बाकियों की बात की जाए तो इसमें कनाडा से 1 यात्री था और ब्रिटिश 53 यात्री थे जो इस विमान के अंदर यात्रा कर रहे थे। लेकिन अफसोस, इनमें से एक ब्रिटिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई नहीं बचा। सब इस घटना के अंदर जिंदगी को गंवाते हुए नजर आए। ये बोइंग 787 अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। लगभग 7 से 8 घंटे का सफर इसको करना था और इसका फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था।
अहमदाबाद से लंदन तक की उड़ान करीब 7000 किलोमीटर की है और ये 787-8 ड्रीम लाइनर के लिए परफेक्ट है। उसको ज्यादा समस्या इसमें नहीं होनी है। ये एयरक्राफ्ट कंफर्टेबल और एफिशिएंट था इस उड़ान के लिए। कई एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, एतिहाद इस रूट पर 787 का 8 ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि विमान इस उड़ान के लिए परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था और इससे पहले भी ना जाने कितनी उड़ान ये भर चुका है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विमान जैसे टेक ऑफ करता है 2 मिनट के अंदर उसमें ब्लास्ट होता है। आखिर बोइंग में विमानों के अंदर क्या खराबी आई? दरअसल जब बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे तो बोइंग 737 मैक्स की जांच की गई। यह दरअसल बोइंग 787 का ओल्ड वर्जन है और इसको आपको समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में जो घटना घटी है वो हादसा है, लापरवाही है, साजिश है या फिर जानबूझकर बोइंग 787 का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। जांच में एमकेसी सिस्टम से जुड़ी एक समस्या सामने आई और इस सिस्टम ने मैनुअली लैंडिंग पर निर्भरता कम कर दी थी, लेकिन पायलट्स को इसके बारे में ज्यादा ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। आलम यह हुआ था कि 2018 और 19 में 346 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया था। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग 737 से 800, जिसमें से एक वर्जन 787 भी है, उसके नाम से परिचालन किया गया। वहीं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर शामिल था, जिसकी पहले कभी क्रैश होने की कहानी अभी तक नहीं आई। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अहमदाबाद हादसे का खुलासा हो सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोइंग के ड्रीम लाइनर्स की घटनाएं नहीं घटी। साल दर साल घटनाएं घटी हैं और इससे जुड़ा एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। जो बोइंग 700 से 700 या कहें कि 800 के बीच की जो घटनाएं हैं उसको जरा देखिए तो आपको एहसास होगा इतनी बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन जरा देखिए बोइंग 787 हादसे साल दर साल 2025 में 6 हादसे अभी तक हो चुके हैं और ये हम आपको बोइंग 787 के बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला बार हादसा हुआ है, जबकि अगर 2009 से 2025 तक बोइंग सीरीज के हादसे की बात की जाए तो 100 से ज्यादा हादसे बोइंग सीरीज के हो चुके हैं। उसके बावजूद हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद हम इसको अप्रूवल दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान अकेला इसको इस्तेमाल कर रहा है और भी कई देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके हादसे लगातार हुए हैं। 2025 में 6 हादसे, जबकि इसके अलावा 2009 से 2025 तक 100 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। यानी कि हर साल लगभग घटना घटती है, फिर भी बोइंग सीरीज उड़ रही है। जरा इसके इतिहास को खंगालिए। 2025 वॉशिंगटन जाने वाली बोइंग 787 को लागोस में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी और बाकायदा फ्लाइट में 245 यात्री, 8 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 3 पायलट सवार थे। इस दौरान 6 यात्री घायल हुए थे। सितंबर 2024 दिल्ली से बर्मिंघम जा रही बोइंग 787 विमान में तकनीकी खराबी आई थी। जुलाई 2024 दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही बोइंग 787 में पायलट्स ने गड़बड़ी को महसूस किया था। मई 2024 बोइंग ने 787 ड्रीम लाइनर उड़ाने वाली एयरलाइंस को कॉकपिट स्विचों की जांच की सलाह दी थी। 2018 और 2019 में हुए 737 मैक्स विमानों के क्रैश में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि जनवरी 2024 में बोइंग 737 की फ्लाइट का फ्यूजल पैनल उड़ान के दौरान उड़ गया था और बड़ी दुर्घटना उस वक्त हो सकती थी। आप सोचिए, ये घटनाएं लगातार हुई हैं और ये घटनाएं बोइंग सीरीज के शुरू होने के साथ हुई। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि बोइंग विमान विनाशकारी है, ये कह रहे हैं सैम सालेपौर, जो कि बोइंग के इंजीनियर रहे हैं और विसल ब्लोअर की जिन्होंने भूमिका निभाई। वो आज से कई साल पहले क्या कह चुके हैं बोइंग सीरीज के लिए, जरा उस पर गौर फरमाना चाहिए सभी को। देखिए जरा,
बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट्स के निर्माण में शॉर्टकट अपनाए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा बोइंग सीरीज को बनाने वाले इंजीनियर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे पुराने होंगे विमान, ये जोखिम विनाशकारी साबित हो सकते हैं। अब जो बोइंग 787 जिसमें घटना घटी है, वो हिंदुस्तान में लगभग 11 साल पहले लाया गया था। हालांकि 11 साल की उम्र बोइंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें लाइन महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे विमान पुराने होंगे, ये जोखिम विनाशकारी साबित हो सकते हैं। असेंबली टीम यानी कि जिसने बोइंग 787 को असेंबल किया है, असेंबली टीम ने अलग अलग जगह बने फ्यूजाल हिस्सों को जोड़ते समय छोटे छोटे गैप्स को ठीक से नहीं भरा है, और यह खामी विमान पर तनाव बढ़ाती है, उसकी मजबूती को कम करती है और विनाशकारी फेल्योर का खतरा बढ़ाती है। आगे क्या लिख रहे हैं? 2021 से 2023 के बीच फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और बोइंग ने नए ड्रीमलाइनर विमानों की डिलीवरी रोक दी थी। आप सोचिए, हमारे पास 11 साल से हम इसको लगातार उड़ा रहे हैं, लेकिन 2 साल के लिए इसको बाकायदा रोका गया। उसके बाद बोइंग ने कहा कि उन्होंने जो इसमें एरर है उनको सही कर दिया, लेकिन क्या वो एरर इस बोइंग 787 के अंदर सही हुए थे? क्योंकि जो इस विमान को विनाशकारी बता रहे हैं वो सिर्फ विसल ब्लोअर नहीं है, वो दरअसल बोइंग सीरीज के इंजीनियर हैं, सैम सालेपौर। हालांकि उनके इस बयान के बाद उन्हें बोइंग से बाहर निकाल दिया गया था। अब हम आपको उनसे मिलाते हैं जिनको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, और सवाल वो करें जिनको शायद जानकारी नहीं, यानी बोइंग 787 को उड़ाने वाले हमारे पायलट्स। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है पायलट से कोई गलती हुई हो। आज उन्हें इन पायलट्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो मुख्य पायलट है वो है कैप्टन सुमित सबरवाल। उन्हें पायलट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो बोइंग 787 को उड़ा रहे थे उनमें मुख्य पायलट का नाम है कैप्टन सुमित सबरवाल। उनको 8200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव रहा, और वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट मास्टर थे। वो ट्रेनी पायलट्स को ट्रेन करते थे, वो इतने प्रशिक्षित थे। दूसरे थे को पायलट क्लेविन कुंडर, उनको 1100 घंटे का फ्लाइट संचालन का अनुभव था। क्लाइव कुंदर फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे। फर्स्ट ऑफिसर यानी कि जो मुख्य पायलट हैं, उसके बाद जिनकी जिम्मेदारी वो कुंदर थे। लेकिन दोनों के पास इतना अनुभव था कि इस बात पर 1% भी संदेह नहीं किया जा सकता कि पायलट्स की इसमें गलती होगी। लेकिन उड़ान भरने के साथ 2 मिनट के अंदर एक शब्द जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कानों तक पहुंचा वो था मैडे। दरअसल पायलट इस शब्द का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या यह स्थिति थी कि प्लेन को वापस रनवे की तरफ लाया जा सकता था? क्या यह स्थिति थी कि पायलट उसको कंट्रोल कर सकता था? क्या यह स्थिति थी कि पायलट उसको आगे ले जा सकता था? इन सभी स्थिति का एक जवाब है मैडे। मैडे क्या होता है और मैडे कॉल क्या होती है, जरा इसे समझिए, क्योंकि किसी भी फ्लाइट में मैडे कॉल एक इमरजेंसी संदेश होता है जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो, यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल हो गया हो, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति बन जाए। इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट ATC और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है। प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है और इसे प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मैडे, मैडे और मैडे, ताकि साफ हो जाए कि कोई गंभीर संकट है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही मैडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है, सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत, रनवे खाली कराना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार रखना। मैडे शब्द फ्रेंच के मैडेयर से आया है और इसका मतलब होता है मेरी मदद करो।
ध्यान देने वाली बात यह कि यदि हालात बेहद ज्यादा गंभीर ना हो लेकिन चिंता की बात हो तब पायलट पैन पैन कॉल करता है, जो मैडे से कम गंभीर मानी जाती है। लेकिन यहां पायलट ने मैडे का कॉल किया, लेकिन अफसोस मैडे का कॉल करने के महज 12 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया और ना एटीसी कुछ कर पाया ना पायलट कुछ कर पाया। लेकिन यह कहानी है 12 सेकंड की। हमने कहानी आपको 2 मिनट की भी बताई, अब हम आपको कहानी बताते हैं आखिरी 8 मिनट की। ये एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान बड़ा एयरक्राफ्ट है। बताया जा रहा है कि ये 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। गुरुवार दोपहर 1:30 पर टेक ऑफ से पहले रनवे के बीच में था। सैटेलाइट इमेज के आधार पर 1:38 पर प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से में था, जहां से उसे टेक ऑफ करना था। समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 400 फीट ऊपर है, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब, माफ कीजिएगा, दरअसल जो एयरपोर्ट समुद्र तल से है वो करीब 200 फीट ऊपर है और इसी वजह से प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा। 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड देखें तो प्लेन 400 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिर रहा था। इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त था और इसलिए पायलट कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन इस प्लेन क्रैश के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जरा इनको समझिए, जो एक तरीके से कयास है, क्योंकि जो असली कारण होंगे वो इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स से सामने आएंगे। लेकिन फिर भी जरा देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें जो पहली संभावना हो सकती है वह पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया हो, यानी रनवे का पूरा इस्तेमाल मतलब वो स्पीड पकड़कर प्लेन ऊपर की तरफ जाए कि उसको दिक्कत ना हो। लेकिन इसकी संभावना इसलिए ना के बराबर है क्योंकि हमारे जो पायलट थे वो बेहद अनुभवी थे। दूसरा, दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ जाए, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अगर एक इंजन भी एक्टिव होता तो फिर प्लेन नीचे की तरफ नहीं आता, उसके पास इतना वक्त होता कि वो रनवे की तरफ आए। लेकिन सवाल यह कि दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा हो सकता है बर्ड हिटिंग हुई हो, लेकिन अगर बर्ड हिटिंग हुई तो उसके बारे में अभी तक जानकारी आती, ऐसा भी कोई संदेश नहीं आया। तीसरा, गर्मी से फ्यूल कमजोर होता है, यानी कि जो इसके अंदर का फ्यूल है वो कमजोर होता है और ईंधन को पावर नहीं मिल पाती, इस वजह से इंजन चलते नहीं है। इसका जिक्र अमित शाह ने भी किया कि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या वाकई में कारण है? क्योंकि अमूमन इतनी गर्मी हर साल होती है और प्लेन को इसके लिए तैयार किया गया होगा, फ्यूल टैंक को उसके लिए तैयार किया गया होगा। चौथा, देखिए, उड़ान से पहले विमान की अच्छे से जांच नहीं हुई। यह संभावना बन सकती है और यह इसलिए बन सकती है क्योंकि उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश करता है और वो सही से थ्रेशोल्ड कैरी भी नहीं करता है। तो कहीं क्या वाकई में कमी रही, इसकी जांच यकीनन होगी। पांचवा, खराबी को उड़ान के दौरान नजरअंदाज किया गया हो। इसकी संभावना इसलिए कम क्योंकि अगर पायलट को थोड़ी भी जानकारी लगती कि उसके प्लेन में कोई प्रॉब्लम है तो यकीनन वो रनवे से टेक ऑफ नहीं करता, वो रनवे से वापस उसे वहीं पर लौटाता और उसकी फिर से जांच होती। लेकिन इतना वक्त पायलट को मिला नहीं। विमान के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया हो, यह संभावना हो सकती है कि विमान का जो सिस्टम है वो हैंग हो गया हो और उस वजह से ना तो पायलट उसको ऊपर ले जा पा रहा हो और ना ही उसको टर्न करके वापस रनवे पर ला पा रहा हो। 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, एक दोनों इंजन का फेल होना और दूसरा सिस्टम का हैंग होना। लेकिन जरा समझिए, यह प्लेन जो है ना, वो प्लेन का एक इतिहास है, इसकी एक उड़ान की अवधि है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी हो गई थी, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की डिजाइन की गई जीवन अवधि 44,000 उड़ान चक्र है, यानी जो 30 से 50 सालों की संभावित लाइफ बताती है, जबकि अधिकांश वाणिज्य जेट इतने लंबे समय तक सेवा में नहीं रहते।
787 की मजबूती बेड़े और सेवानिवृत्ति योजना में ज्यादा लचीलापन प्रदान करती है। अहमदाबाद में गिरा प्लेन सिर्फ 11.5 साल पुराना था, बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, और इसलिए यह कहना कि इसका पुराना होना इसके अंदर टेक्निकल खामी को लाता है, यह सही नहीं। लेकिन जो इसके इंजीनियर हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज जरूर आएंगे। प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले आपको इसकी कुंडली और दिखाते हैं जल्दी से। जरा बोइंग 787 को एक बार देखिए और देखिए कि इसकी जो कुंडली है वो क्या है। दरअसल इसकी लंबाई लगभग 56 मीटर है, विंग की चौड़ाई 60 मीटर है, ऊंचाई 16.90 मीटर है। 2 इंजन काम करते हैं, ईंधन क्षमता 1,26,206 लीटर है, और ये पूरा का पूरा फ्यूल उसके अंदर मौजूद था, भरा हुआ था। अधिकतम गति 954 किलोमीटर प्रति घंटे है, अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर, बैठने की क्षमता 254, और इसमें 242 यात्री क्रू मेंबर्स के साथ बैठे हुए थे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि जांच यकीनन होगी। लेकिन सवाल यह कि जिस बोइंग 787 को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, क्या वाकई में उसको कंटिन्यू करना यात्रियों के साथ खतरा नहीं? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सवारी देखनी चाहिए।